विशाखापट्टनम में 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना। इसलिए केंद्रीय बजट में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया है। देश में अब तक 175 करोड़ 46 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कम हुई कोरोना संक्रमण की दर। और 22 फरवरी को राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में मनाया जाएगा कहानी उत्सव। भाषाई सर्वे भी किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना बेड़े का निरीक्षण किया। नौसेना और पूर्वी नौसेना कमान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। देश के पूर्वी तट पर तीसरी बार बेड़े की समीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रपति ने INS ज्योति और INS सुदर्शनी का भी दौरा किया। I am pleased to review the readiness of the Indian naval ships, submarines, aircraft and other elements of our maritime power today. The excellent parade of ships, aircraft and submarines showcases the professional competence and determination of the maritime services of the nation. The parade also showcases the preparedness of the Indian Navy for any contingency. This beautiful city of Visakhapatnam, also popularly known as Vizag, has been an important port for centuries. Historically, it has been known as a crucial hub of transnational trade and commerce. From the 6th century before Common Era to the 21st century, Vizag continues to be an important center for industry and economy. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नौसेना के स्वदेश निर्मित गश्ती पोत INS सुमित्रा पर सवार हुए। इसके बाद ईस्टर्न नेवल कमांड ने प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने 60 से ज्यादा जहाज और पनडुब्बियों समेत 55 विमानों वाले भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा की। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवा देश के भावी नेता और राष्ट्र निर्माता हैं। उच्च शिक्षा के बारे में बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना। इसलिए केंद्रीय बजट में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 5 क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया गया है। इनमें पहला है सबके लिए उत्तम शिक्षा की सुविधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में डिजिटल रूप से कौशल देने का तंत्र तैयार किया जाना चाहिए और उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में उद्योग संबंध बेहतर करने पर ध्यान दिया गया है। देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष्य को एम्पावर करना। इसी सोच के साथ 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी 5 बातों पर बहुत जोर दिया गया है। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े,
इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने, इंडस्ट्री 4.0 की जब चर्चा चल रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है शहरी योजना और डिजाइन। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा में भारत के पुरातन अनुभव और ज्ञान को समाहित किया जाना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण पहलू है अंतर्राष्ट्रीयकरण। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय भारत आने चाहिए। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों, फिनटेक से संबंधित संस्थानों को आना चाहिए और बजट में इस संबंध में प्रोत्साहन भी दिया गया है। पांचवा महत्वपूर्ण पहलू है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स। गेमिंग कॉमिक में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और ये बहुत बड़ा वैश्विक बाजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने ही वैश्विक महामारी के समय देश की शिक्षा व्यवस्था को जीवित रखा। उन्होंने कहा कि डिजिटल असमानता बहुत तेजी से घट रही है और नवाचार से देश में समावेश सुनिश्चित हो रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में भी लगातार तेजी आ रही है। इस अभियान के अंतर्गत देश में अभी तक 175 करोड़ 46 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल देश भर में 16,051 नए कोरोना रोगियों की पुष्टि हुई है। देश में फिलहाल 2,02,000 से ज्यादा रोगियों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.33% पर पहुंच चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कल राज्य में कोरोना संक्रमण के 205 नए मामले सामने आए। राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,304 है। वहीं राज्य में अब तक 3,74,63,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि राज्य में पिछले 3 सालों में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और फर्जी मुठभेड़ के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कल शहरी और ग्रामीण कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद गृह मंत्री ने दूरदर्शन समाचार से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 3 सालों में आम जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वे अब धरातल पर दिखाई दे रही हैं और लोगों को इसका लाभ भी मिलने लगा है। साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर हुई है। कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले 15 साल की अपेक्षा बहुत बेहतर हुई है। आप देखेंगे नक्सली गतिविधि में इन 3 वर्षों में सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं, सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। आप देखेंगे इन 3 वर्षों में फर्जी मुठभेड़ का कोई प्रकरण नहीं आया, किसी आदिवासी को मौत का कोई प्रकरण नहीं आया। इस बैठक में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत रिसाली नगर निगम क्षेत्रों के कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को इस बात का भरोसा दिलाया कि आम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासन द्वारा जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे। 22 फरवरी को राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में कहानी उत्सव मनाया जाएगा। कहानी सुनाने के लिए स्कूलों में बड़े बुजुर्गों को आमंत्रित किया जाएगा जो स्थानीय भाषा में बच्चों को कहानी सुनाएंगे। आयोजन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से दिशा निर्देश सभी जिला मिशन समन्वय समग्र शिक्षा को जारी कर दिए गए हैं। कहानी सुनाना दुनिया का सबसे प्राचीन शिक्षा माध्यम है। प्राचीन काल से मौखिक परंपरा का उपयोग ज्ञान, विश्वास, परंपराओं और इतिहास को प्रसारित करने के लिए किया जाता रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार स्थानीय बुजुर्गों से स्थानीय भाषा में कहानी सुनाने का अवसर मिलने से बच्चों में सुनने की दक्षता का विकास होगा। जिला मिशन समन्वयकों को निर्देश दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दौरान सभी प्राथमिक स्कूलों में कहानी उत्सव का आयोजन सुनिश्चित करें। बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई कहानियों को बड़ी कक्षा के बच्चों द्वारा लिखकर संकलित किया जाए। स्कूलों में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी की जाए
ताकि उसे बाद में साझा किया जा सके, जिससे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से कहानी सुनाने की परंपरा को प्राथमिक स्कूलों में निरंतर जारी रखने की व्यवस्था की जा सकेगी। 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ में सभी प्राथमिक स्कूलों में भाषाई सर्वे किया जाएगा। प्रदेश में मूलभूत साक्षरता और गणितीय कौशल विकास अभियान के तहत प्राथमिक स्कूली बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली नर भाषा की जानकारी संकलित की जाएगी। राज्य स्तर पर सर्वे कार्य को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश सभी प्रधान पाठकों को दे दिए गए हैं। सर्वे की जानकारी के आधार पर बच्चों को उनकी भाषा में अध्ययन के लिए योजना बनाने में सहयोग मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाता है, किंतु बच्चे अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। इससे दूरस्थ अंचलों के बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही राज्य के कई क्षेत्रों में स्थानीय भाषा पर आधारित द्विभाषीय पुस्तकें बच्चों को दी गई हैं। राज्य में वर्तमान में बच्चे छत्तीसगढ़ी, दोरली, हल्बी, भतरी, धुरवी, गोंडी, सादरी, कमारी, कुडुक, बघेली, सरगुजिया, बैगानी, माड़िया के अलावा अंतर्राज्यीय भाषाओं में उड़िया, बंगला, मराठी और तेलुगु में किताबें पढ़ रहे हैं। कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों के लिए स्थानीय भाषा में किताबों का प्रकाशन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT द्वारा तैयार की गई किताबों में एक पेज हिंदी का और दूसरा पेज स्थानीय भाषा में तैयार किया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल का कनेक्शन पहुंचाने की योजना का लाभ कोरबा जिले में भी मिल रहा है। जिले के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में साफ पेयजल की बड़ी समस्या थी। ऐसे में जल जीवन मिशन के तहत गांव में ओवरहेड टैंक बनाया गया और इसके बाद घर घर में पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाने से ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिले में वर्ष 2024 तक 1,91,000 घरों में नल के कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष 65,000 नल कनेक्शन का लक्ष्य था, जिसमें से अब तक 12,000 से ज्यादा घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है। योजना के तहत सब जिले के ग्रामीण और शहरी सभी बसाहटों को पाइपलाइन कनेक्शन से जोड़ना है। सभी घरों में पाइपलाइन कनेक्शन देना है और उसके तहत जिले में 1,91,000 हमें जो है हाउस होल्ड में पाइप कनेक्शन देना है और इस साल का लक्ष्य 62,000 है, जिसमें से 12,000 का कार्य पूर्ण हो चुका है। वनांचल ग्राम गोढ़ी के ग्रामीणों ने बताया कि पहले गांव में पीने का पानी 2 से 3 किलोमीटर दूर डबरी और नाले से लाया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन से अब उन्हें अपने घर में ही साफ पानी मिलने लगा है। ग्रामीणों ने केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। और पानी पर्याप्त मिला थे और पहले तो 4 किलो 5 किलोमीटर ला ले जान, अब तो घर घर में 2 टाइम पानी आ। जल योजना जो चलत है प्रधानमंत्री जी के, वहाँ गांव भर पानी मिलत है, सब घर चालू है। हमारा पानी की समस्या नहीं पड़ी रही से, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत देश भर में हर घर तक साफ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी लोगों को इस योजना का लाभ मिलने लगा है। बिलासपुर में आयोजित बिलासा महोत्सव का कल रंगारंग समापन हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाचा गम्मत विधा के पारंगत मन्ना लाल गंधर्व और उनकी टीम ने हास परिहास से भरा गम्मत प्रस्तुत किया। वहीं हितेंद्र ठाकुर और बालचंद साहू की टीम ने रंग झाझर कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन में बालोद जिले के गुंडरदेही से आए संजू सेन और उनकी टीम ने अपने 90 से ज्यादा वाद्य यंत्रों को एक लय ताल में बजाकर पूरे माहौल को संगीतमय कर दिया। लेमतरी स्कूल की छात्र छात्राओं ने सुआ, सदरिया, पंडवानी और राउत नाचा जैसे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी और दर्शकों को आनंदित कर दिया। दिनेश गुप्ता ने कीचक वध की पूरी गाथा पंडवानी के माध्यम से प्रस्तुत की।
इस मौके पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा कि कला और कलाकार को अपने प्रदर्शन दिखाने के लिए मंच की जरूरत होती है। बिलासा कला मंच नवोदित कलाकारों को मंच देती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महापौर रामशरण यादव ने कहा कि बिलासा की नगरी बिलासपुर को लोग अब राउत नाच महोत्सव और बिलासा महोत्सव के नाम से जानने लगे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।